हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो आप सभी के लिए ट्रिपल सी एग्जाम के लिए आज की इस क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन होंगे और ये 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन और 100 अंक। तो आप सभी को कोशिश करना है कि आज की इस क्लास में अधिकतम अंक आप हासिल करें और जो भी आपको अंक मिलें, जो भी आपको नंबर मिलें, आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में हमें जरूर बताएं कि आपका आज की क्लास का स्कोर कितना रहा है। ठीक है। और नवंबर और दिसंबर एग्जाम के लिए स्पेशल मॉडल पेपर 1 होगा। इसके बाद समय समय पर आगे हम और भी मॉडल पेपर लेकर आएंगे। बट क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे ई बुक लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ ई बुक एंड पीडीएफ वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा और जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप हमारे ई बुक भी ले सकते हैं। अभी आप इस मास्टर ई बुक को ले सकते हैं जिसमें 1200 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे और भी बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और ये केवल आप 70 रुपीज में अभी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैप्टर वाइज ई बुक लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ओनली 65 रुपीज में आपको मिल जाएगी। और अगर आप इन दोनों को एक साथ में लेना चाहते हैं तो केवल आप 99 रुपीज में एक साथ इनको ले सकते हैं। तो इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप चेक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। आपको जवाब करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है। और इस क्लास में जैसा कि हमने आपको बताया, टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और ये 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो सभी को कोशिश करना है कि आज इस क्लास में आपका जो स्कोर रहे वो मैक्सिमम स्कोर रहना चाहिए। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है, आप सभी को जल्दी से जवाब करना है। और नंबर सिस्टम पर हमने आपको एक क्लास अभी दी थी कुछ समय पहले, करीब 3 से 4 दिन पहले, तो शायद आप सभी ने देखा होगा अगर आप रेगुलर क्लास देखते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। सारी चीज़ों को मैंने वहां पर डिटेल में आपको बताया था। तो अगर बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की तो इसका आधार 10 होता है। इसमें जो नंबर होते हैं, यानी कि 0 से 9 तक के इसमें डिजिट होते हैं, अंक होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आधार अगर पूछें तो 10 होता है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछें कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार बताइए तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, उसका आधार कितना होता है, 16 होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। इसमें 0 से 9 तक के अंक होते हैं, उसके अलावा ए से एफ तक के इसमें अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आधार होता है वो 16 का होता है, 16 का होता है। इसी प्रकार से अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें तो उसमें टोटल 8 अंक होते हैं। ठीक है, 0 से 7। ठीक है, तो कुल आपके 8 अंक होते हैं और इसका आधार कितना हो जाएगा, फिर आधार इसका 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार 2 होता है, जिसमें 0 और 1 अंक होते हैं जो डिजिट होते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए और इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। अगला प्रश्न है, डिजिव्हील प्रिंटर को डैश भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करना है। आप सभी जल्दी से जवाब बताइए और जो बच्चे लाइव आ चुके हैं आप सभी क्लास को शेयर जरूर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास में जुड़ सकें। ठीक है, तो आज आप सभी को खुद को चेक करना है कि आज इस आप 100 क्वेश्चन की क्लास में कितना स्कोर लेकर आते हैं। ठीक है, और आप सभी अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो यहां पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गोल्फ वॉल प्रिंटर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है, 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं। 8 बिट के समूह को मीन्स 8 बिट बराबर कितना होता है। और एक क्लास हमने आपको दी थी जिसमें सारी मेमोरी स्केल पढ़ा दी थी, बिल्कुल सारी पढ़ा दी थी। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर देखा करो क्लास, क्योंकि कोई भी क्लास आप मिस मत किया करो। जो भी क्लास मिस कर देंगे तो वो चीज़ आपकी छूट जाएगी, इसलिए सारी क्लास आप देखा करो। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला। ठीक है, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, तो आप यहाँ पर केवल वाइट वाले पे टिक करेंगे। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, ध्यान रखना है। CRT और LCD माउस के प्रकार हैं, ट्रू एंड फॉल्स में जवाब करना है। CRT और LCD ये माउस के प्रकार हैं, माउस के टाइप हैं, ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आपको पता है CRT और LCD ये दोनों किसके प्रकार हैं, मॉनिटर के, है ना। CRT मीन्स क्या होता है, CRT का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है।
ठीक है। और LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दोनों मॉनिटर के प्रकार होते हैं, ना कि माउस के। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है CRW का फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पर आपका होगा CWR, ठीक है, CWR यहां पे होगा। तो CWR का आपको पूरा नाम बताना है, फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से आपको जवाब करना है। CWR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहां पर हो जाएगा कंटिन्यूअस वेव रडार, ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला, लिब्रे ऑफिस में रूलर का शॉर्टकट की क्या होता है। और इस क्लास में आपको लिब्रे ऑफिस से मैक्सिमम क्वेश्चन को हमने शामिल किया है, क्योंकि हमें पता है और आप सभी को भी पता होगा, क्योंकि पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से आए थे। तो इस क्लास में अधिकतम क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से शामिल किए हैं। लिब्रे ऑफिस में रूलर का शॉर्टकट की आपको बताना है। तो यहां पर हो जाएगा वी, कंट्रोल शिफ्ट और आर होता है रूलर का शॉर्टकट की। अगला क्वेश्चन पूछा है फेसबुक का एग्जाम्पल है। फेसबुक का एग्जाम्पल है मीन्स यहां पर होगा फेसबुक डैश का एग्जाम्पल है। अब डैश के स्थान पर यहां पर एक आ जाएगा, किसका एक एग्जाम्पल है, सोशल नेटवर्किंग का है, ई लर्निंग का है, बोथ या नन ऑफ दीज। तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग का एग्जाम्पल है, तो यहां पर पहला ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर अगला आपको आंसर करना है, विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा यहां पे करेक्ट आंसर है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो बिल्कुल सही है, विंडोज क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर होता लिनक्स क्या है, तो लिनक्स भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अगर बात करें MS DOS क्या है, MS DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर बात करें यूनिक्स क्या है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। लिनक्स में क्या है, यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, लिनक्स जो है आपका ये ओपन सोर्स है। कैसा है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि निम्न में से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो लिनक्स आपका हो जाएगा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। OTP का पूरा नाम वन टाइम प्रोटोकॉल है, ट्रू है कि फॉल्स। OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम प्रोटोकॉल। अब आपको बताना है यहां पे कैसा होगा, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आपको पता है OTP का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, ना कि प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन पूछा है A1 से A3 रेंज को जोड़ने का फंक्शन निम्न में से क्या है। अगर आप A1 से A3 को जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो इस रेंज को जोड़ने के लिए क्या फंक्शन हो सकता है यहां पे करेक्ट। देखो यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा। अगर बात करें रेंज की, जब भी रेंज की बात होती है तो रेंज के लिए क्या होता है, वैसे अगर यहां पर जैसा कि अभी आपने देखा यहां पर लिखा है इक्वल सम, उसके बाद में ब्रैकेट ओपन A1, उसके बाद में कॉलन A3। अब यहां पर A1 और A3 की एक रेंज बन गई है। अब इसके बीच में क्या आएगा, A1 के बाद में यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा A1 के बाद में A2 आएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं A2, इसके बाद में A3 आएगा, A1 A2 और A3। तो यहां पर बीच में A2 भी को इसको भी ऐड कर देगा। तो A से हमने यहां पर पहला वाला सेल का एड्रेस डाला, उसके बाद में यहां पे कॉलन और लास्ट वाला सेल का एड्रेस डाला। तो बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी उनको आपस में ऐड कर देगा, ऑटोमेटिक जोड़ देगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है सेव का शॉर्टकट क्या होता है। सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर सही हो जाएगा कंट्रोल S। सेव करने के लिए कंट्रोल S इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन में पूछा है यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस किसके द्वारा विकसित किया गया। तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस किसके द्वारा विकसित किया गया, NPCI, UIDAI, बोथ या इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज।
तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन पहला, एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी आपको याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में बताना है कौन सा की टेक्स्ट के कर्सर के बाएं ओर से डिलीट करता है। ठीक है, कौन सा की जो होता है वो टेक्स्ट के कर्सर के बाएं ओर से डिलीट करता है। अब बताइए यहाँ पे कौन सा सही जवाब होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा वी, स्पेस बार, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, बैक स्पेस। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बैक स्पेस जो होता है वो क्या करेगा, कर्सर के बाईं तरफ से डिलीट करता है। मीन्स आपका कर्सर यहाँ पर है, जैसे कि कर्सर हमारा यहाँ पे है और इसका राइट साइड कौन सा है, ये राइट साइड है और ये हमारा लेफ्ट साइड है। लेफ्ट होता है बायां और राइट होता है दायां। ठीक है, तो यहां पर जब आप बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो इस साइड का, लेफ्ट साइड का डिलीट होगा और अगर आप डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो राइट साइड का डिलीट होता है। तो यहां पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बैक स्पेस। फर्स्ट सर्च इंजन निम्न में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर अगला आपको आंसर करना है, फर्स्ट सर्च इंजन निम्न में से कौन सा है। चलिए, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ध्यान रखना है, आर्ची। ऑप्शन नंबर सी पहला सर्च इंजन है आर्ची। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप एक नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं। ये नवंबर और दिसंबर एग्जाम के लिए 100 क्वेश्चन का पहला क्लास है। इसके बाद एक और हम क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, अभी हम 1 से 2 क्लास और लेकर आएंगे 100 क्वेश्चन के। तो उसमें आपको इन सभी क्लासेस में हम आपको वो सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल कर देंगे जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सभी बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से हम क्या कर सकते हैं, एक नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है भारत में उमंग ऐप कब से शुरू हुआ। उमंग ऐप भारत में कब से शुरू हुआ या कब लॉन्च किया गया। तो सही जवाब होगा सी, 23 नवंबर 2017। 23 नवंबर 2017। जब एक उपभोक्ता दूसरे के साथ सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो क्या कहलाता है। जब एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर दूसरे के साथ, ठीक है, क्या करता है, सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो उससे हम क्या कहते हैं, वो किस मॉडल में आता है। V2B में आता है, C2C में आता है, G2C में आता है या V2C में आता है। तो यहां पर हो जाएगा C2C। उसे कहते हैं हम कंज्यूमर टू कंज्यूमर या फिर आपको कस्टमर टू कस्टमर भी कई बार इसका फुल फॉर्म मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सोशल साइट नहीं है। अमेजॉन, ट्विटर, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम। अब आपसे पूछा क्या है, सोशल साइट कौन सी नहीं है। तो यहां पर हो जाएगा अमेजन, ऑप्शन पहला कमेंट। ठीक है, अमेजन किस प्रकार की साइट है, तो अमेजन एक ई कॉमर्स साइट है। कैसी है, एक ई कॉमर्स साइट है। बाकी अगर बात करें, ट्विटर हो गया आपका, लिंक्डइन हो गया आपका, इंस्टाग्राम हो गया, ये सभी क्या है, आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, लेकिन अमेजन एक ई कॉमर्स साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में सेव की गई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है। ठीक है, तो आप इंप्रेस में, कैल्क में या राइटर में जब कोई भी फाइल को सेव करते हैं या किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में जब किसी भी फाइल को सेव किया जाता है तो उस एप्लीकेशन का एक साथ में एक्सटेंशन नेम जुड़ता है। ओके, तो वो नाम आपसे यहाँ पे पूछा है कि कौन सा होगा जब आप इंप्रेस में किसी फाइल को सेव करेंगे। तो सही जवाब होगा C.ODP। ODP होता है, यहाँ पर OTP लिखा गया है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, .OD और P। इसका मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। और अगर आपसे पूछें कि कैल्क में, यानी कि जो आपका लिब्रे ऑफिस का कैल्क है जो कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, उसमें कोई फाइल सेव करते हैं तब एक्सटेंशन नेम क्या ऐड हो जाएगा, तब हो जाएगा ODS। ठीक है, और अगर आपसे पूछें राइटर में जब आप कोई फाइल को सेव करते हैं तो उसमें कौन सा एक्सटेंशन हो जाएगा, तो राइटर में हो जाएगा .OD और T। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट हो जाएगा, इसका ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट हो जाएगा और यहां पर ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन हो जाएगा जो आपका इंप्रेस का है। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है प्रेजेंटेशन में करेंट स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की। अगर आप प्रेजेंटेशन में जिस स्लाइड पर काम कर रहे हैं, प्रेजेंट जो आपकी स्लाइड है उसी को आप
शो कराना चाहते हैं, मीन्स जो करंट स्लाइड है उसको शो कराना चाहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में जिस स्लाइड पर आप काम कर रहे होते हैं उसी स्लाइड को अगर आप शो कराना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हम ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे, शिफ्ट F5। अगर आपको केवल स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो आपको केवल वहां पर F5 प्रेस करना है। जैसे ही आप F5 प्रेस करते हैं तो क्या होता है, आपका स्लाइड स्लो स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि करंट स्लाइड आपकी शो हो तो शिफ्ट F5 आपको प्रेस करना होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोज की कमांड किस मेनू में मिलती है? मैक्रोज की कमांड आपको किस मेनू में मिलती है? इम्प्रेस प्रोग्राम में। तो सही जवाब यहां पर होगा टूल्स मेनू में, ठीक है। टूल्स मेनू में आपको मैक्रोज की कमांड मिलती है। क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? सही जवाब यहां पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहां पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, कंट्रोल शिफ्ट और बी। सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और बी इस्तेमाल करते हैं और सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और पी इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, किसी मान्य सेल का पता नहीं है। इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि वैलिड सेल एड्रेस नहीं है? यहां पे आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? आप सभी को जल्दी से जवाब करना है। यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर देखो 1BC10 ये आपका वैलिड सेल का एड्रेस नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो सेल का एड्रेस होता है उसमें सबसे पहले आपका कॉलम नेम होता है। सबसे पहले क्या होता है? कॉलम नेम होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपका रो नंबर होता है। तो यहां पर देखो 1 दिया गया है और फिर BC दिया गया है, फिर 10 दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर HH77 या DF6780, ठीक है, या A और 190, तो ये सभी हमारे सेल के एड्रेस हैं। अब थोड़ा हम प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर अभी हैं, आपने देखा, और थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे। अब देखो यहाँ पर जैसे कि हमने किसी भी सेल में क्लिक किया है और इस सेल का एड्रेस हमें कहाँ दिखाई देता है? यहाँ पर आपको नेम बॉक्स में दिखाई देता है। तो चलो हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। आपने देखा यहाँ पर ये आपका एड्रेस है E8, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर टाइप भी करना चाहें तो किसी पर्टिकुलर सेल एड्रेस को टाइप करके हम वहां पे जा भी सकते हैं। जैसे मुझे जाना है C और यहाँ पे डाल देते हैं 400, ओके, और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखो आप सेल 400 में आ चुके हैं, मतलब C400 वाले सेल में आप आ चुके हैं। हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एड्रेस का मतलब यहां पर हमारा सबसे पहले क्या होगा? कॉलम का लेटर होगा और उसके बाद रो नंबर होगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा बी हमारा करेक्ट, क्योंकि ये जो है पता मान्य नहीं है, सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, ISP इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराती है। ISP इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराती है। तो ISP का मतलब क्या होता है, इस चीज को आप जान लीजिए। इसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपका ये करेक्ट आंसर है। एक्सेल स्प्रेडशीट में एक साथ कई कॉलमों को फिल्टर कर सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट में एक साथ कई कॉलमों को आप फिल्टर कर सकते हैं, क्या ये सही है? देखो आपको पता है जब से आपका सिलेबस चेंज हुआ है तब से लिब्रे ऑफिस ऐड किया गया है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि MS पावर पॉइंट से, MS एक्सेल से और MS वर्ड से भी आ जाते हैं आपके एग्जाम में। तो थोड़ा बहुत इनको भी कवर करके आपको चलना है, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन आपको ये पूछ लिए जाते हैं जरूर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम 500% होता है, मैक्सिमम जूम 500% होता है आपके पावर पॉइंट में, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहां पर भी पहला करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर अगला, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को सामान्यतः सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्गीकृत किया जाता है।
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है उसको सामान्यतः किसमें, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसी में उसको वर्गीकृत किया गया है। ये क्या सही है या फिर गलत है? तो सिंपल सी बात है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिस्टम के डैश होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा, कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? ठीक है, सिस्टम के डैश होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं होता है। शट डाउन होने पर, रीसेट होने पर, पावर ऑन होने पर, रीस्टार्ट होने पर। तो सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा? शट डाउन। अगर आप सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं तो वो अपने आप स्वतः आपका बूट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केवल कौन सा आरजे कनेक्टर प्रयोग करती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब करिए। सही जवाब यहां पे क्या होगा? और यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, RJ45। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा डोमेन व्यावसायिक उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित है? कौन सा डोमेन व्यावसायिक उद्देश्य के लिए होता है? .com, .org, .net, .edu। तो यहां पर हमारा पहला हो जाएगा .com होता है जो कि कॉमर्शियल होता है, ठीक है, व्यावसायिक उद्देश्य के लिए होता है। आप मौजूदा एक्सेल डाटा एडिट कर सकते हैं, मौजूदा एक्सेल डाटा एडिट कर सकते हैं मीन्स अगर आपको एक्सेल में या कैल्क में किसी भी डाटा को किसी भी सेल में आपको एडिट करना हो तो फिर उसके लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? यहां पर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, F2 का इस्तेमाल करते हैं। और F2 से एक और काम आप करते हैं, किसी भी फाइल या फोल्डर, ठीक है, किसी भी फाइल या फोल्डर को अगर आप रीनेम करना चाहते हैं तो F2 से क्या कर सकते हैं, उसको रीनेम भी कर सकते हैं। निम्न में कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है? कौन सा शब्द इसमें नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है? 32 का सही जवाब करना है कमेंट बॉक्स में। और आप सभी भाई लाइक जरूर करें, क्लास को लाइक करें और शेयर भी करें। सभी साथी जो भी बच्चे लाइव हैं तो आप सभी क्लास को शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस सेशन से जुड़ सकें। और यहां पर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल क्या है? नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेज भेजे जाते हैं? किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेज भेजे जाते हैं? रिपीटर, हब, मॉडेम या राउटर? यहां पे बताइए सही जवाब क्या है। ठीक है, जल्दी से आपको करना है। सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा? डी, राउटर हो जाएगा फिर आपका यहां पे करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन पूछा है, मैक एड्रेस होता है मींस मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? और कई बार तो आपका यहां मैक का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को मैक का फुल फॉर्म पता है आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हाँ सर मुझे पता है। तो ये होता है 48 बिट का, यानी कि मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। और मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। अगला क्वेश्चन है, बिटकॉइन डैश ब्लॉकचेन पर आधारित है? प्राइवेट, पब्लिक, स्वीकृति, पब्लिक या स्वीकृति? 35 का कौन सा सही जवाब है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, पब्लिक। अगला क्वेश्चन पूछा है, ब्लॉकचेन में ब्लॉक का अर्थ क्या होता है? ठीक है, यहां पर पूछा है ब्लॉकचेन में ब्लॉक का क्या अर्थ होता है? ट्रांजैक्शन डाटा, ये हैश पॉइंट, टाइम स्टैम्प या ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो यहां पर यही हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन पूछा है, 3D का क्या मतलब होता है? 3D, ठीक है, और 3D का मतलब क्या होता है आपको बताना है। 3D का क्या मतलब होता है? जल्दी से आपको जवाब करना है कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा 3 डायमेंशंस, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। जब एक रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में होता है तो उससे कौन एक्सेस कर सकता है? एक साथ बहुत सारे लोग, एक बार में एक व्यक्ति, ट्रांजैक्शन से जुड़े व्यक्ति कर सकते हैं या ब्लॉकचेन का एडमिन कर सकता है।
तो यहां पर हो जाएगा एक साथ बहुत सारे लोग कर सकते हैं, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है GUI आधारित प्रचालन तंत्र निम्नलिखित में से क्या है। अब देखो यहां पर जो आ गया है आपका प्रचालन तंत्र, इसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे, ठीक है। तो इसको आप कंफ्यूज मत होना, ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से क्या है, MS DOS है, MS विंडोज है, यूनिक्स है या ऑल ऑफ दीज है। तो आप सभी को पता है जो आपका MS विंडोज है, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, वो क्यों इतना पॉपुलर है, किस वजह से, क्योंकि वो एक तो GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, जो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ULSI, ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। और एक क्वेश्चन हमने कल की क्लास में ही आप सभी को पढ़ाया था, तो आप सभी को पता होगा, जल्दी से आपको जवाब करना है। यहां पर कौन सा सही जवाब है, ऑप्शन पहला हो जाएगा जॉन मैकार्थी, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। लेजर प्रिंटर में होता है लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम, आवेशित स्याही टोनर या उपरोक्त सभी। तो यहां पर आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है, लेजर, इंकजेट, थर्मल या इंपैक्ट प्रिंटर। सबसे तेज प्रिंटर यहां पे कौन सा है, बताइए जल्दी से, आपका सही जवाब क्या होगा। तो यहां पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, लेजर प्रिंटर, जो कि सबसे तेज प्रिंटर होता है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है कैश मेमोरी कहां स्थित होता है। कैश मेमोरी जो होता है वो कहां पर स्थित होता है, फाइल सर्वर पर होता है, CPU में होता है, मॉनिटर में होता है या स्कैनर में होता है। चलिए 44 में आपका सही जवाब क्या है, कैश मेमोरी कहां पर होता है। जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को भाई लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक करें, शेयर नहीं किया है तो आप लोग शेयर भी करें, और जिन बच्चों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और वो रेगुलर क्लास करते हैं, तो आप सभी प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करें अगर आप क्लास रेगुलर करते हैं, ठीक है। तो आप सभी सब्सक्राइब करें क्लास चैनल को। देखो यहाँ पर एक चीज हम आपको बता दें, यहाँ पर हमारा जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, CPU में। जो कैश मेमोरी होती है वो कहाँ पर होती है, CPU में होती है। और कैश मेमोरी जो होती है 3 टाइप की होती है, ठीक है। कैश मेमोरी 3 टाइप की होती है, L1, L2 और L3। जो L1 होता है ये आपका CPU के ही अंदर होता है, L1, ठीक है, CPU के अंदर ही होता है। इस पर हम कभी एक अलग से क्लास लेकर आएंगे, उसमें सारा डिटेल में आपको समझाएंगे, ठीक है। कई बार आपसे पूछते हैं कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो सबसे फास्ट मेमोरी में कैश मेमोरी सबसे फास्ट होती है, ठीक है। सबसे फास्ट कैश मेमोरी होती है जो कोई CPU के बिल्कुल पास होती है, नजदीक होती है। भी पूछते हैं कि CPU के सबसे नजदीक मेमोरी कौन सी होती है, तो वो कैश मेमोरी ही होती है, जो कि 3 टाइप की होती है, जैसा कि हमने आपको बताया। L1 जो टाइप होता है वो आपके CPU के अंदर ही होता है, और L2 और L3 ये थोड़े बाहर लगे होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, वेब डिजाइनिंग में प्रयुक्त होने वाली सबसे आम भाषा कौन सी है। वेब डिजाइनिंग में प्रयुक्त होने वाली सबसे आम भाषा, सबसे आम भाषा का मतलब आप समझ गए होंगे, सबसे कॉमन लैंग्वेज जो कि वेब डिजाइनिंग में इस्तेमाल होती है, जो वेब डिजाइनिंग का बेस आप बोल सकते हैं। कौन सा हो जाएगा फिर आपका, HTML हो जाएगा, है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा फिर आपका करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा है लैन, मैन, बैन ये सभी नेटवर्क के प्रकार हैं, सभी के सभी नेटवर्क के टाइप हैं, क्या ये सही है। लैन को मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और बैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, सभी क्या है, नेटवर्क के ही प्रकार हैं। हार्ड डिस्क के ऊपर दोनों तरफ परत होती है किसकी, मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड, ऑप्टिकल मेटालिक ऑक्साइड, कार्बन लेयर होता है, उपरोक्त में से सभी करेक्ट है। तो आपका यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड।
सेल का कंटेंट किस कुंजी के प्रयोग से एडिट किया जा सकता है। देखो सेम क्वेश्चन था लेकिन पूछने का ढंग अलग अलग है, दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यही होता है एग्जाम में, जब आप पढ़ के जाते हैं तो एक ही क्वेश्चन जो आपने पढ़ा हुआ होता है और वो क्वेश्चन उस तरीके से नहीं आया जिस तरीके से आपने पढ़ा है, उसको किसी दूसरे तरीके से आपसे पूछा गया है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने जो चीज़ें पढ़ाई वो हमसे पूछी नहीं गई। लेकिन इसीलिए हम आपको कहते हैं कि सारी चीज़ों को मीनिंग को समझ के चलना है, क्वेश्चन को समझ कर चलना है, ताकि अगर उसका वे चेंज हो जाए, पूछने का ढंग बदल जाए, तो भी आप उसका जवाब जरूर कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी F2। सेल का कंटेंट किस कुंजी के प्रयोग से हम एडिट कर सकते हैं, हमने अभी बताया था आपको, F2 से हम चेंज कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में रैम को दर्शाता है, रैम को दर्शाता है, समझना क्वेश्चन को। अब रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसको कौन दर्शाता है, डी रैम दर्शाता है, एस रैम दर्शाता है, या वी रैम दर्शाता है, या फिर सभी दर्शाते हैं। तो करिए जवाब आप सभी जल्दी से भाई, क्या होगा आपका राइट आंसर, और देखते हैं कितने बच्चों के कितने मार्क्स आते हैं आज के इस क्लास में। और सभी अपने अंक जो भी आपको याद रहे, जो भी क्वेश्चन सही हो, लास्ट में जरूर बताएं, ठीक है, ताकि हमें भी पता चले आप लोग कितना सही करते हैं। और आप सभी हमारी वेबसाइट पर अपने टेस्ट जरूर किया करो, वहां पर भी आप सभी के नाम शो होते हैं, तो उससे भी मुझे पता लगता रहता है कि आप सभी कितना स्कोर ला रहे हैं, ताकि उसी हिसाब से फिर हम आगे आपको पढ़ाने की कोशिश करें, है ना। तो वो चीज़ें थोड़ा हमें आइडिया आता है कि आप लोग किस प्रकार से अपना कार्य कर रहे हैं और कैसे कैसे आप तैयारी आगे कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे कौन सा सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज का। देखो रैम के टाइप है यहाँ पर, एक तो हमारा डी रैम होता है जिसको हम कहते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके बाद बात करेंगे एस रैम की, तो ये होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। वी रैम ये होता है वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, कई बार आपको वर्सेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी भी देखने को मिलता है। तो ये सभी आपके रैम के ही प्रकार हैं, तो ये सभी रैम को ही दर्शाते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने आ चुका है, इंप्रेस में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। इंप्रेस में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा फिर आपका कंट्रोल के। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इंप्रेस में कुल मेनू कितने होते हैं। और ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा है ना, तो इसको हम आगे इंपॉर्टेंट लिखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान रखना है 10 होते हैं, बहुत सिंपल सा प्रश्न है ना। इंप्रेस में कुल मेनू की संख्या 10 होती है। इंप्रेस में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा .odp होता है। इंप्रेस में अगर कोई फाइल सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन .odp होता है। इंप्रेस में आप नया प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको एक नया प्रेजेंटेशन ओपन करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल एन। तो यहां पर कंट्रोल एम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये ना होकर के क्या हो जाएगा, कंट्रोल एम हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा फिर कंट्रोल एम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एक नया प्रेजेंटेशन, यहां पर फिर से मैं गलत बताया गया, कंट्रोल एन ही आपका करेक्ट आंसर है ना। कंट्रोल एन ही आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि यहां पर पूछा गया है, नया प्रेजेंटेशन पूछा है। हमने भी थोड़ा पढ़ने में ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन पर, क्योंकि यहाँ पे नया प्रेजेंटेशन पूछा जा रहा है, कोई नई स्लाइड नहीं पूछी जा रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी कंट्रोल एम, ठीक है। अगर आपसे नई स्लाइड पूछी जाए तब आपका कंट्रोल एम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, इंप्रेस में जब कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है। जब आप इंप्रेस में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसका बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे लिब्रे ऑफिस में कई बार ये पूछा जाता है। लिब्रे ऑफिस से जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको। तो इंप्रेस हो या राइटर हो या फिर कैल्क हो, जब भी उसमें आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट लेते हैं तो उसका जो टाइटल रहता है वो अनटाइटल्ड 1 रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनटाइटल्ड 1। इंप्रेस के फाइल मेनू में न्यू कमांड के अंदर कौन कौन से सब कमांड शामिल होते हैं, बताइए। इंप्रेस के फाइल मेनू में न्यू कमांड के अंदर कौन कौन से सब कमांड होते हैं, मास्टर डॉक्यूमेंट, फार्मूला, स्प्रेडशीट और ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर हमारा यही हो जाएगा ऑल ऑफ दीज का, क्योंकि ये सभी ऑप्शन आपको मिलते हैं जब आप इंप्रेस के फाइल मेनू पर क्लिक करते हैं तब।
क्वेश्चन नंबर 56 में बताना है इम्प्रेस में ओपन रिमोट की कमांड कहां पर होती है। ओपन रिमोट की कमांड कहां पर होती है? तो ये आपको फाइल मेनू में मिलता है ओपन रिमोट का ऑप्शन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे वी हो जाएगा, फाइल मेनू के अंदर ये ऑप्शन आपको मिलता है। इम्प्रेस में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? सेव एज करने की आप चाहे इम्प्रेस में पूछें, चाहे आपका कैल्क में पूछें, चाहे आपका राइटर में पूछें, लिब्रे ऑफिस में, हर जगह जो आपका सेव एज होता है इसके शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट और एस। इम्प्रेस में किसी भी प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? पीडीएफ में कर सकते हैं, या फिर बीएमपी में कर सकते हैं, या फिर जीआईएफ में कर सकते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इम्प्रेस के अंदर आप किसी प्रेजेंटेशन के किस फॉर्मेट में उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो आप इन सभी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सभी ऑप्शन आपको मिलते हैं, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस से बाहर जाने के लिए आप किसका चुनाव करेंगे? यानी कि इम्प्रेस को अगर बंद करना चाहते हैं, उससे बाहर आना चाहते हैं, एग्जिट होना चाहते हैं, तो कंट्रोल एक्स दबाएंगे, कंट्रोल वाई दबाएंगे, कंट्रोल क्यू दबाएंगे, या ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट है। तो यहां पर हो जाएगा हमारा फिर सी ऑप्शन करेक्ट, कंट्रोल क्यू को हमें प्रेस करना होता है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे चलो ऑप्शन ही नहीं दिया गया, अगर यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू दिया होता है तो कंट्रोल डब्ल्यू से भी हम विंडो को क्लोज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा आपको ना। कंट्रोल डब्ल्यू से केवल विंडो को बंद करेंगे और कंट्रोल क्यू से हम पूरा लिब्रे ऑफिस ही बंद कर देते हैं। हालांकि यहाँ पे पूछा यही था कि इम्प्रेस से बाहर जाने के लिए आप किसका चुनाव करेंगे, ठीक है। तो उससे बाहर जाने के लिए हम कंट्रोल डब्ल्यू का भी चुनाव कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए यहां पर उत्तर देना बहुत आसान हो गया है क्योंकि ये ऑप्शन यहां पे शामिल ही नहीं किया गया। मींस ये ऑप्शन यहां पे है ही नहीं। अब कंट्रोल एक्स हो नहीं सकता है, वाई हो नहीं सकता है, ऑल ऑफ दीज कैसे हो जाएगा जब ये दो ऑप्शन नहीं है? तो कंट्रोल क्यू को आप आराम से लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इम्प्रेस में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है? पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है? पेस्ट स्पेशल होता गया है, सब सभी को पता होगा क्योंकि बहुत बार मैंने इसको बताया है, जब प्रैक्टिकल कराया तब भी मैंने बताया है। पेस्ट स्पेशल एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहां पर कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हमें कोई टेक्स्ट अनफॉर्मेटेड पेस्ट करना है तो हम उसको कर सकते हैं। मींस किसी टेक्स्ट को हमने कॉपी किया है और जब हम उसको कॉपी करते हैं उस समय उसके अंदर जो फॉर्मेटिंग लगी होती है वो भी आपकी कॉपी हो जाती है, और जब उसे किसी आप दूसरी जगह पर पेस्ट करते हैं तो वो टेक्स्ट विद फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट होता है। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट नॉर्मल तरीके से पेस्ट हो, उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो ना मिले। बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट होता है वो पेस्ट हो जाए और फॉर्मेटिंग ना मिले, तो हम उसको अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हैं, या उसके लिए हम पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। वहां पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे जहां से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यही पूछा है कि पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की आपको आंसर करनी है, क्या होती है? पहला ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और वी होता है, ध्यान रखना है, कंट्रोल शिफ्ट और वी। इम्प्रेस में किसी भी टेक्स्ट का डुप्लीकेट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? अगर मान लिया किसी टेक्स्ट का डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होता है? उसके लिए आपको शिफ्ट और F3 दबाना होता है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा शिफ्ट और F3। अगला क्वेश्चन पूछा है इम्प्रेस में किस कमांड से फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है? फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन करने की कमांड क्या होती है? उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? तो कंट्रोल H होता है, कंट्रोल H होता है। और अगर फाइंड केवल पूछें तो कंट्रोल F होता है। अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे? अब आपको बताना है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट आपको पेस्ट करना है, ठीक है। यानी कि जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया है उसे आप चाहते हैं कि वो अनफॉर्मेटेड तरीके से पेस्ट हो जाए, उसमें फॉर्मेटिंग ना आए साथ में। तो इसके लिए हम कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और बी प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और वी आप प्रेस कर सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू कमांड किस मेनू में मिलती है? स्लाइड सॉर्टर व्यू कौन से मेनू में मिलती है? आप सभी को करेक्ट आंसर करना है, ठीक है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। स्लाइड सॉर्टर व्यू ये आपको व्यू मेनू में मिलता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही जवाब, व्यू मेनू में। टेलीग्राम उदाहरण है किसका है? सोशल साइट का है, इंस्टेंट मैसेजिंग का है, वेब ब्राउजर का है, या इसमें से कोई नहीं? तो टेलीग्राम किसका एग्जाम्पल है? 65 में कौन सा राइट आंसर है बताइए।
आपको पता है टेलीग्राम एक इंस्टेंट मैसेजिंग यानी कि IM जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जांपल है। जैसे कि टेलीग्राम हो गया आपका, व्हाट्सएप हो गया आपका, फेसबुक मैसेंजर हो गया आपका, ये सभी इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है, रियल टाइम में कम्युनिकेशन होता है, आप रियल टाइम में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग। C2B का मतलब क्या होता है या इसका फुल फॉर्म क्या होता है, 66 में बताना है। C2B क्या होता है, इसका मतलब होता है कस्टमर टू बिजनेस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, कस्टमर टू बिजनेस यहाँ पे लिखा है, और कस्टमर टू बिजनेस और कंज्यूमर टू बिजनेस दो ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कई बार आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, मतलब कई बार आपको कंज्यूमर टू बिजनेस भी मिलता है और कई बार कस्टमर टू बिजनेस भी मिलता है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिलहाल यहां पर हम बी करेक्ट करते हैं, कस्टमर टू बिजनेस, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहां पे बी करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है, कुछ वेबसाइट्स जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती हैं उसे क्या कहते हैं। कुछ वेबसाइट्स जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट कहते हैं। वो सारी साइट कैसी होती हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट होती हैं। इनमें से कौन इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन है, चैट मैसेंजर है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, ट्यूटोरियल साइट है या चैट रूम। सबसे वायरल सेक्शन इंटरनेट का, तो आपका यही हो जाएगा सोशल नेटवर्किंग साइट, है ना। यही सब सबसे वायरल हैं, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, आपका ट्विटर हो गया, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग इनमें से किसका एक एग्जाम्पल है, एक होता है ब्लॉगिंग और एक होता है माइक्रो ब्लॉगिंग। माइक्रो ब्लॉगिंग किसे कहते हैं, ये भी आपसे कई बार पूछते हैं, तो किसका एक एग्जाम्पल है, ट्विटर का है। ट्विटर को हम लोग माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहते हैं, ओके। ऑप्शन बी, ऑप्शन हमारा ए यहां पे करेक्ट है। कई सोशल मीडिया साइट और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए डैश प्रदान करती हैं, यानी कि कई सोशल मीडिया साइट क्या करती हैं, वैध खाता सत्यापन के लिए कि हाँ ये आपका ही अकाउंट है, इसके लिए डैश प्रदान करती हैं क्या, रेटिना स्कैनिंग, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, कैप्चा या 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा फिर आपका डी, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ओके। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ये आपको एक अलग से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप जैसे कि आपका एक जीमेल अकाउंट का एग्जांपल लेते हैं, और आपका जीमेल अकाउंट हो गया, आप चाहते हैं कि आप जब भी लॉगिन करें तो एक वेरिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर आए, एक OTP आपके मोबाइल फोन पर आए, तब उसको आप लॉगिन कर पाएं। यानी कि आपका जो यूजर नेम है उसको आपने डाला, आपने उसके बाद अपना पासवर्ड डाला, और पासवर्ड डालने के बाद आप एक और सिक्योरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं ये पासवर्ड डाल के भी कोई हमारी ईमेल आईडी को लॉगिन ना कर पाए, इसके बाद हमारे मोबाइल पर एक OTP आना चाहिए, तब उस OTP को जब हम भरेंगे तभी हम लॉगिन कर पाएंगे। तो ये होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ऑप्शन डी करेक्ट है। वे व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं, ब्लॉग या फिर ब्लॉगोस्फियर, ब्लॉगर या ब्लॉगिंग। ऐसे लोगों को ब्लॉगर कहते हैं। ब्लॉगर किसे कहते हैं, जो ब्लॉग लिखते हैं उनको हम ब्लॉगर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, NEFT का पूरा नाम क्या होता है। NEFT का पूरा नाम क्या होता है, इसका मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड से ट्रांसफर। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, RTGS से भुगतान करने की न्यूनतम सीमा, मिनिमम सीमा क्या है, मिनिमम लिमिट पूछिए। RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और इसके लिए न्यूनतम सीमा है 2 लाख, ठीक है। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IMPS का अर्थ क्या होता है। IMPS का फुल फॉर्म आपको बताना है, सही जवाब यहां पर आपका क्या होगा। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा हमारा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, USSD सेवा का लाभ लेने के लिए आप क्या डायल करते हैं। USSD का मतलब क्या होता है, इसको भी आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, और इस सर्विस का लाभ लेने के लिए हमें कौन सा कोड इस्तेमाल करना होता है। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा *99 और हैश, ठीक है। और अगर यही आपसे सवाल हो और आपसे पूछें कि USSD सेवा का लाभ हिंदी में लेने के लिए कौन सा कोड डायल करेंगे,
तब आपका हो जाएगा *99 *22, उसके बाद में हैश *99 *22 फिर हैश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है POS। POS का फुल फॉर्म क्या होता है? POS का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल होता है। ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा हमारा करेक्ट, पॉइंट ऑफ सेल। अगला क्वेश्चन बताना है, व्यक्तिगत लोन किसी व्यक्ति के पैसे या व्यापार के आधार पर नहीं दिया जाता है। जो पर्सनल लोन होता है, जो व्यक्तिगत लोन होता है, वो किसी व्यक्ति के पैसे या व्यापार के आधार पर नहीं देते हैं। सही है या गलत है? तो ये तो भाई गलत हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फायरवॉल एक रक्षात्मक तकनीक है जिसके द्वारा हैकर्स को सिस्टम से बाहर रखा जाता है, दूर रखा जाता है। क्या ये सही है? और अभी आपने पढ़ा था कि फायरवॉल क्या होता है ना। अभी एक क्वेश्चन था फायरवॉल से संबंधित। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जिसमें आपने पहला या दूसरा क्वेश्चन पढ़ा है, उससे रिलेटेड फिर आपको आगे एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, इन चीज़ों को आप देख के चलें, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ट्रू, ऑप्शन पहला हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, www का फुल फॉर्म क्या होता है? www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब होता है www का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, FTP फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए यूजर्स को मदद करता है। FTP फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए यूजर्स को मदद करता है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। ऑप्शन पहला हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में पैन का एक उदाहरण है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का एक एग्जाम्पल है। तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन वी, ब्लूटूथ एक पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है, ठीक है। और कई बार आपको मिलेगा डब्लू पैन, केवल पैन ना मिलकर के डब्लू पैन मिलेगा, तो ये हो जाएगा वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, है ना। तो इसमें क्या होता है, यही होता है, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क ही होता है। बट कई बार आपको केवल पैन मिल जाता है तो आप इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क भी बोल देते हैं, लेकिन क्या होता है, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। होता पर्सनल है लेकिन वायरलेस होता है, चूंकि इसमें कोई वायर नहीं होता है। आप ब्लूटूथ से भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, है ना। इसमें कोई वायर नहीं होता है, कोई तार नहीं होता है, तो ये वायरलेस होता है। कैसा होता है? वायरलेस होता है, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। इंटरनेट की मदद से किसी विषय को पढ़ना या सीखना उदाहरण है लर्निंग का, ई लर्निंग का, सोशल स्टडी का, या नन ऑफ दीज का। जल्दी से बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो जैसा कि आप सभी पढ़ ही रहे हैं, आपको पता होगा इसे क्या कहते हैं, ई लर्निंग कहते हैं, है ना। इंटरनेट की मदद से अगर आप किसी विषय को पढ़ते हैं या कुछ सीखते हैं तो उसे हम ई लर्निंग कहते हैं। ई लर्निंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इंटरनेट पर हर कंप्यूटर की पहचान एक विशिष्ट आईपी एड्रेस से होती है। क्या ये सही है? आईपी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। कई बार पूछते हैं कि आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है। ध्यान रखना, IPv4 जो होता है वो आपका 32 का होता है, और IPv6 जो होता है वो आपका 128 बिट का होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा लोगों के समूह के बीच डैश कर सकते हैं, चैटिंग, फोटो शेयर, वीडियो क्लिप शेयर, या सभी। तो IM यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा आप लोगों के समूह के बीच में क्या कर सकते हैं? ये सभी कार्य कर सकते हैं। हम चैटिंग भी कर सकते हैं, हम फोटो शेयर भी कर सकते हैं, हम वीडियो क्लिप भी शेयर कर सकते हैं, यानी कि हमारा डी ऑप्शन फिर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आईपी एड्रेस, और आप देख रहे हैं इतना बड़ा सा यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा गया है। ये किसका एग्जाम्पल है? जल्दी से बताइए, ये किसका एग्जाम्पल है? IPv4 का है, IPv6 का है, या फिर दोनों का है, या इसमें से कोई नहीं? कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, आप सभी को जल्दी से बताना है। तो ये हो जाएगा आपका IPv6 का एड्रेस। ये जो होता है IPv6 का एड्रेस होता है, और ये कितने बिट का होता है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया IPv6 कितने बिट का होता है, तो 128 का होता है, ठीक है।
और जो IPv4 होता है उसका कुछ एड्रेस इस प्रकार से होता है कि एग्जांपल हम आपको देते हैं जैसे 172.168.254 या यहाँ पे 1, ठीक है। तो 172.168.254.1 इस प्रकार के कुछ IP एड्रेस होता है, ये आपका IPv4 होता है। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं IPv6 होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपका 32 बिट का होता है और ये आपका ये आपका जो होता है 32 बिट का होता है और ये आपका 128 बिट का होता है, ठीक है। तो IPv6 128 का और 32 जो है ये होता है IPv4। इस चीज को भी आप ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुई थी? भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुई थी? तो यहां पर हो जाएगा विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा हुई थी, VSNL, इसको क्या बोलेंगे, VSNL के द्वारा, यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा। क्वेश्चन अगला है, USB का अर्थ क्या होता है? USB का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। मैक एड्रेस का अर्थ क्या होता है? अब ये पूछ ही लिया आपसे, जबकि हमने इसका फुल फॉर्म आपको बता ही दिया था जब मैक एड्रेस की बात हो रही थी। इसके बिट के बारे में जब हमने आपसे पूछा था तो इसका मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो कि हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट आपका। IMEI का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताइए, IMEI का अर्थ क्या होता है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है IMEI का पूरा नाम। काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपसे पूछेंगे IMEI कितने डिजिट का होता है, तो ध्यान रखना है ये आपका 15 डिजिट का होता है, ठीक है। याहू एक सर्च इंजन है, सही है या गलत बताइए? याहू एक सर्च इंजन है, तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला है, निम्न में से कौन सा एक क्लाइंट है? निम्न में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट यहां पर होगा? क्या होगा? ईमेल क्लाइंट। तो यहां लिख देते हैं ईमेल क्लाइंट। निम्न में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है आपको बताना है। आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप या इसमें से कोई नहीं। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला आउटलुक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, rozgar_info@yahoo.com ईमेल एड्रेस में यूजर नेम क्या है? यानी कि एक ईमेल एड्रेस आपके सामने दिया गया है, अब इस ईमेल एड्रेस में यूजर नेम आपको आंसर करना है। ऑप्शन पहला है रोजगार, दूसरा है rozgar_info या @ या फिर yahoo.com। चलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका भाई? यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही जवाब? इसमें आपको बताना है यूजर नेम, तो हमारा यूजर नेम हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है जैसा कि हमने आपको बताया ईमेल एड्रेस के 2 पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट को अलग करने का काम कौन करता है? @ का सिंबल करता है। तो यहां तक हमारा ये पूरा हो जाएगा यूजर नेम और इसके बाद का जो हो जाएगा ये हो जाएगा डोमेन नेम, है ना। तो यहाँ पर रोजगार, उसके बाद _info वाला जो सेक्शन ये पूरा आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट ये हमारा क्या है? यूजर नेम है। ब्लॉग पर संग्रह क्या है? लिंक्स का है, आपकी पिछली पोस्ट का संग्रह होता है, फील्ड्स होते हैं या एक ब्लॉग में सभी एलिमेंट। तो ब्लॉग के अंदर जो संग्रह होता है वो क्या होता है? आप जो भी पोस्ट वहां पर लिखते हैं वो सारी पोस्ट क्या होता है? संग्रह होता है। तो आपकी पिछली पोस्ट का संग्रह होता है ब्लॉग पर। KYC का अर्थ पूछा है 94 में, आपको बताना है KYC का मतलब क्या होता है। KYC मीन्स नो योर कस्टमर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला नो योर कस्टमर आपका करेक्ट आंसर है। RTGS में T का मतलब क्या होता है? RTGS के अंदर T का फुल फॉर्म क्या होता है? 95 में कौन सा आपका राइट आंसर है? RTGS में T का मतलब होता है टाइम, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, होम, एजुकेशन, व्हीकल या ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो बैंक द्वारा जो आपको लोन दिया जाता है वो यहां पर इसमें से कौन कौन सा लोन आपको मिल जाता है? होम, एजुकेशन, व्हीकल या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा यहां पर डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। निम्न में कौन सी विधि प्रमाणीकरण की न्यूनतम सुरक्षित विधि है? बताइए यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपका? यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए, की कार्ड। ऑप्शन पहला आपका यहां पे करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है POS क्या है? पॉइंट ऑफ सेल है, पोजीशन ऑफ सेल है, पिक्चर ऑफ सेल है या नन ऑफ दीज?
तो यहां पर POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल, ऑप्शन पहला हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है DFS का विस्तारित रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। DFS का पूरा नाम आपको बताना है। राइट आंसर यहां पर क्या होगा, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र में अधिकतम संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि आज का लास्ट प्रश्न आपके लिए है ये, और यहां पे सही जवाब हो जाएगा MICR। ठीक है, क्या हो जाएगा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है इसका पूरा नाम, आप इसे याद रखें। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी उसको लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन करें ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। और आज की इस क्लास का PDF लेना ना भूलें। आप सभी PDF को ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सर्च करेंगे CCC बायोफिजिक्स तो वहां से आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट से भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।